शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट आर्टिकल क्या थी? जो लास्ट आर्टिकल आपको बताई थी वो थी गैसों में वैद्युत चालन, वही था या कुछ और था? वही था। अब इसके बाद जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा आपको समझनी है, वो आर्टिकल है धातुओं में वैद्युत चालन। धातुओं में वैद्युत चालन, और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जो आएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आएगा भाई, आपको पढ़ना है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है ना? सबसे पहली बात, सभी धातुएं जो हैं वैद्युत की सुचालक होती है आमतौर पे। ठीक है, तो जो धातुएं हैं आपको याद है वैद्युत की सुचालक होती है, और चालकता के आधार पर आप देखें तो आप पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लेकिन वो बात की बात है, तो अभी हम सिर्फ धातुओं की बात करेंगे कि धातुओं में वैद्युत का चालन कैसे होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। तो होता क्या है, देखो कि आप जानते हैं कि प्रत्येक धातु या प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो प्रत्येक परमाणु है वो तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो पार्टिकल जो हैं ये न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में, ये दोनों के दोनों पार्टिकल नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? गति करता है, लगभग वृत्ताकार कक्षाओं। तो ये नाभिक से बाहर, आउट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो कि होता क्या है कि सपोज के लिए कोई परमाणु है भाई, ये इसका नाभिक, ये इसका क्या है? ठीक है, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, आप जानते हैं कई कक्षाएं हो सकती हैं। डॉट 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 कर देता हूं मैं इसको, इसका मतलब है ये, इसके बीच में और भी कक्षाएं हैं, और सबसे बाहर आउटर मोस्ट क्लास ये बाह्यतम कक्षा है। ये क्या है? सबसे अंतिम कक्षा को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा, या इसको संयोजी कक्षा भी बोलते हैं। संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही जो लास्ट वाली कक्षा है किसी भी परमाणु की, वो ये डिसाइड करती है कि इस परमाणु की संयोजकता कितनी है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स कितने हैं उस आधार पर तय होता है कि ये किस ग्रुप में होगा, किस आवर्त में होगा, और इसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है ना? अब होता क्या है, सपोज यहाँ पे जो है ये धनावेशित है, नाभिक क्या है? धनावेशित कण है। यहाँ पे प्रोटॉन होंगे और प्लस क्या होंगे? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होंगे। आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो है ये धनात्मक कण है। प्रोटॉन क्या होता है?
न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है और इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन भी पड़ा हुआ है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, धनात्मक। और नाभिक क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियस क्या, न्यूट्रॉन क्या होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है इलेक्ट्रिकली। अब होता क्या है कि इस वाली क्लास में इलेक्ट्रॉन है, जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ, ये जो डॉट है इसको, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ठीक है ना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम 2, वैसे एक भी हो सकता है। कौन सा परमाणु ऐसा है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक कक्षा होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें कक्षा भी क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है। लेकिन बाकी मैं इस समय धातु की बात कर रहा हूँ, तो धातुओं में ज्यादा कक्षाएं होंगी, दूसरे वाले में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैं फिगर बना रहा हूँ जिस परमाणु का, वो उसमें 3 से अधिक कक्षाएं हैं, वैसे इसमें भी होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जो आउटर मोस्ट है उसमें भी कुछ क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3, जितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 भी हो सकते हैं। क्यों, तो होता क्या है कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है भाई, अब ध्यान से देखो कि जो, अब मैं इस प्लस को, नाभिक है, धनावेशित है, इसका केंद्र है सपोज के लिए ये, ठीक है। पहली कक्षा की जो त्रिज्या है वो R1 है भाई, ठीक है ना। दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी है, सपोज के लिए R2 है। तीसरी वाली जो डॉट 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 ये वाली कक्षा है, इसकी त्रिज्या कुछ और होगी। और ये जो लास्ट कक्षा है भाई, अंतिम कक्षा की जो त्रिज्या है, nवीं कक्षा है सपोज के लिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, Rn, ठीक है। अब सपोज के लिए आप जानते हैं कि हमेशा धनावेश और ऋणावेश के बीच हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच और नाभिक के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल। इन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल। इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच भी क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो अगर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 nवीं कक्षा की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2 R3 एंड डॉट 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 क्या हो भाई, Rn, तथा इनके, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच, नाभिक के बीच जो आकर्षण बल होगा भाई, हमेशा आकर्षण बल ही क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, इनके बीच जो आकर्षण बल है वो सपोज के लिए आपने माना F1 है, दूसरे के बीच F2 है, तीसरे और नाभिक के बीच F3 है, डॉट 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 क्या है भाई, Fn हो। तो आप जानते हैं कूलाम का नियम बोलता है, कूलॉम के F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो देखो पहली कक्षा के बीच, ध्यान से देखो, पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला बल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R1 स्क्वायर, दूसरे के लिए होगा बटे में R2 स्क्वायर, तीसरे के लिए होगा R3 स्क्वायर, चौथे के लिए R4 स्क्वायर, और ऐसे nवें के लिए लास्ट में क्या आएगा, Rn स्क्वायर आएगा। थोड़ा ध्यान दो कि Q1 और Q2, अगर हम नाभिक के आवेश को Q1 मान लें, इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q2 मान लें, तो हर बल में Q1 और Q2 का मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन R1 R2 R3 R4 सब अलग अलग मान होंगे, ठीक है। तो F, आप ये बताओ कि इनमें से F1 F2 F3 F4 इनमें सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा होगा,
F1, क्योंकि अब F1 विल बी ग्रेटर देन F2 विल बी ग्रेटर देन F3 एंड डॉट 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 विल बी ग्रेटर देन Fn। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि R1 इज ग्रेटर इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 डॉट 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 इज लेस देन Rn। कहने का मतलब है Rn सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, बाकी चीजें कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, कहने का मतलब है आप कह सकते हैं कि Fn सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा भाई, सबसे कमजोर बल होगा, वीकेस्ट जो Fn है वो सबसे कमजोर बल होगा, ठीक है ना। और सबसे कमजोर बल है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल है वो न्यूनतम है, ठीक है। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा दे दें, परमाणु को थोड़ी सी क्या कर दें, ऊर्जा दे दें, हम ऊर्जा कैसे दे सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा गर्म कर दें, ठीक है, या कहीं थोड़ा सा उसको रगड़ दें, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस बल जो हम बाहर से ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा इस बल को सुपरसीड कर लेगी, इसको, ठीक है ना। और जैसे ही सुपरसीड करेगी वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर के आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़कर बाहर आएगा, ये जो परमाणु है वो आयन में बदल जाएगा, और वो आयन भी कैसा, पॉजिटिव आयन में बदलेगा। तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो उस पर प्लस प्लस दो धनायन, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले, एक निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आएगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला भाई, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त है, अब इस पर इस परमाणु का कोई जोर नहीं है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षाओं में, भाई ये सारी आंतरिक कक्षाएं हैं, ये सारी क्या है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आंतरिक कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें 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 इसको छोड़कर, आउटर मोस्ट वो छोड़कर बाकी जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी विधि से, ठीक है ना। सिर्फ बाहर इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, जो उसकी वैकेंसी सेल है या फिर जो उसका आउटर मोस्ट क्लास है, वहां से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। अंदर वाली कक्षाओं से बाहर निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, लगभग क्या है, असंभव है। अब देखो, अब क्या हुआ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ गई। क्या होता है कि परमाणु जो है किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करता है, जबकि प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में रहते हैं, ठीक। नाभिक के कारण उसके चारों ओर कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, बल लगता है। और जैसे जैसे कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती है, बल का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। और जो सबसे अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर लगने वाला नाभिक का जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, ठीक। इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हम परमाणु को थोड़ी सी ऊर्जा दे दें बाहर से, या उसको थोड़ा सा गर्म कर दें, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने स्थान पर एक धनायन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, ये धातु का टुकड़ा है, ये आपके पास कोई क्या है, ये कोई धातु का टुकड़ा है, ये कोई आपका, ठीक है, एक पीस है धातु का टुकड़ा। अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी जगह पे क्या छोड़ देंगे, धनायन। ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धनायन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन है, ये इसने जो मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा
कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई वो इस परमाणु के जो भीतर जो जगह खाली होगी, हमेशा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि परमाणु को हम गोलाकार मानते हैं ना, तो अगर हम क्रिस्टल जालक बना दें, ठीक है ना, तो परमाणु के क्रिस्टल जालक के बीच में कुछ स्थान हमेशा खाली होता है। ये वाला स्थान पे कंसंट्रेट करो। ऐसे ही अगर इधर से परमाणु जुड़ा हुआ है, हम ये मानते हैं, तो ये वाला स्थान खाली होगा। इधर से परमाणु जुड़ा है तो ये वाला स्थान क्या होगा, ऐसे। तो परमाणुओं के बीच में और धनायनों के बीच में कुछ जगह हमेशा क्या होती है, खाली होती है, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना। और इन जगहों में घूमने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें ये खाली स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुओं के बीच खाली स्थान में सभी संभव दिशाओं में उच्च ऊष्मीय वेग से गति करता है भाई, ध्यान रहे, उच्च ऊष्मीय वेग, और ये होता है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करता है, गति करता है, के वेग, उसमें वेग से यादृच्छ गति करता है। यादृच्छ का मतलब होता है रैंडम, और रैंडम से आप ये समझो कि उसकी कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडम गति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है परमाणुओं के बीच और धनायनों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें क्या करता है, सभी संभव दिशाओं में यादृच्छ गति करता है, ठीक है। और अगर हम, और इस देखो, अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है, ध्यान से सुनो, कि अगर अभी हमने कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊष्मीय वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो धातु का कोई भी पीस होता, ये धातु का पीस है मेरे हाथ में, ये धातु का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण गति करता है तो वैद्युत धारा का कारण बनता है, वैद्युत धारा। तो इसमें क्या वैद्युत धारा बह रही होगी, क्यों, इसमें वैद्युत धारा क्यों नहीं बह रही। इस समय मेरे हाथ पे करंट लगना चाहिए था ना, जब हम कह रहे हैं कि इसका वेग इतना ज़्यादा है, 1,00,000 किलो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनका जो वेग है वो 1,00,000 किलोमीटर लगभग। तो इस पे जो है वो वैद्युत धारा क्यों नहीं बह रही, उसका कारण ये है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छ गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन है। और अगर हम धातु के टुकड़े में कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, यहाँ पे कोई क्या ले लें, यहाँ पे कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितने इलेक्ट्रॉन किसी क्षण बाईं ओर जा रहे हैं या दाईं ओर जा रहे हैं, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहे हैं, बाईं ओर को भी जाते हैं। रैंडम गति है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। बार बार जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम गति करेंगे, बीच में धनायन आ रहे हैं उनसे टकराएंगे, जो परमाणु आयनित नहीं हुए उनसे टकराएंगे, हो सकता है उनको आयनित करें, ठीक है। तो जो धनायन है उनसे टकराते रहेंगे और हर टक्कर के बाद इनकी डायरेक्शन बदलेगी, इनकी स्पीड बदलेगी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि एक दिशा में नेट प्रवाह शून्य होता है, किसी एक दिशा में नेट प्रवाह, नेट फ्लो इज 0। किसी भी एक डायरेक्शन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नेट फ्लो है या नेट प्रवाह है वो क्या होता है, शून्य होता है। और इसीलिए देखो, अगर इसमें नेट प्रवाह शून्य नहीं होता तो ये इसमें धारा बह रही होती है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में गति, देखो धारा कब बहती है, जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण एक ही डायरेक्शन में गति करे। अब ये चूंकि सभी डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक है ना, तो नेट फ्लो क्या है, शून्य है। और ऊष्मीय वेग का, नेट ऊष्मीय वेग भी शून्य होता है। जो औसत ऊष्मीय वेग, नेट नहीं बोलेंगे, तो औसत ऊष्मीय वेग भी क्या होता है इनका,
औसत जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। ठीक है, ऊष्मीय वेग तो कितना होता है हर इलेक्ट्रॉन का? लगभग 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड, 1,00,000 मीटर पर सेकंड। लेकिन नेट कितना होता है ऊष्मीय वेग या औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है भाई, ध्यान से सुनो। वेग क्या है? सदिश राशि। तो सदिश राशि में डायरेक्शन भी काउंट होंगे। तो जैसे अभी वो जो है लेफ्ट की ओर जा रहा है, कुछ देर बाद टक्कर मार के राइट की ओर जा रहा है, तो नेट क्या हो गया? शून्य हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो नेट उसमें वेग शून्य हो गया। अगर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई इसके अंदर, सपोज के लिए इसके धातु के टुकड़े में n मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनका उसमें वेग है u1 u2 u3 u4 u डॉट 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 un, तो नेट उसमें वेग u बराबर या u बार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? u बार बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un और बट्टे n इक्वल टू 0। नेट उसमें वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या हो गया? 0 हो गया। और ऊष्मीय वेग कितना हो गया? 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो गया। और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर, अगर धातु के टुकड़े के भीतर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ मान लें, तो किसी क्षण उस काल्पनिक पृष्ठ से जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जाते हैं, ये माना जाता है कि उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बाईं ओर जाएंगे। ठीक है, तो नेट फ्लो जी 0। और इसीलिए कोई भी धातु का टुकड़ा स्वतंत्र अवस्था में वैद्युत चालन नहीं करता, खुद से वैद्युत चालन नहीं करता। उसके लिए आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सोर्स देना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक सोर्स देंगे तब क्या होगा, ये हम इससे आगे वाले आर्टिकल में बताएंगे। ठीक है ना? अब क्या होता है, थोड़ी सी एक चीज और देखनी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो समझिए आप लोग। अब क्या होता है कि इसका औसत ऊष्मीय वेग 0 हो गया। इस पूरे मॉडल को जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के भीतर ठीक उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से किसी बंद जार में भरी गैस के अणु करते हैं। गैस के अणु भी क्या होते हैं? सारी संभव दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसीलिए इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, या इसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो पूरा का पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समूह है उसको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं कई बार, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में कण होते हैं, गैस नहीं होती है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलते हैं? और इस पूरे मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में कुछ चीजें और है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। ये चीजें पूछी जाती है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है और श्रांति काल क्या होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ को क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन नाम से ही पता लग रहा है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है जब वो आराम कर रहा होता है। और मीन फ्री पाथ का मतलब होता है
फ्री पाथ का मतलब होता है मुक्त पथ, जब वो कि आराम से चल रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु के टुकड़े के भीतर क्या करता है, गति करता है, और कहाँ गति करता है, आयनों के बीच में, आयनों और परमाणुओं के बीच जो खाली स्थान है उसमें गति करता है। तो वो बार बार जो है किससे टकराता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ये कोलाइड करेगा किससे, धातु के धनायनों से, बार बार टकराएगा, और हर टक्कर के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त फ्री मीन पाथ कहते हैं। ये परिभाषा है माध्य मुक्त पथ की। इलेक्ट्रॉन जो है ये धातु का टुकड़ा है कोई, ठीक है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये कोई धनायन, इसमें धातु में धनायन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पे टकराया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पे टकराया, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और वो फिर वापस इस पे टकराया, ठीक है ना, यहाँ से फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो फिर किसी और पे टकराएगा, ठीक है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो तय दूरी है इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ, और इसको लैम्डा से प्रकट करते हैं। इसको किससे प्रकट करेंगे, परिभाषा क्या लिखोगे, धातु के टुकड़े के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है खाली स्थान में क्या करता है भाई, आयनों और परमाणुओं के बीच के खाली स्थान में यादृच्छिक गति करता है, और बार बार जो है धनायनों से टकराता है या फिर बाकी परमाणुओं से टकराता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय दूरी को क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ के। बात समझ में आ गई। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, दूसरी चीज आती है श्रांतिकाल। यहीं से हम श्रांतिकाल को उठाएंगे। दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लेता है, जिस समय वो टकरा नहीं रहा है, बल्कि नाम से समझ में आ रहा है ना, रिलैक्स करने का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करने का मतलब होता है आराम करना। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय रहता है जिसमें वो रिलैक्स मूड में रहता है, भले गतिशील मूड में रहता है लेकिन टकराता नहीं है, उसको बोलते हैं दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम, या इसको बोलते हैं श्रांतिकाल। श्रांतिकाल कहलाता है, और इसको हम इसे टॉ से प्रकट करते हैं। इसको किससे प्रकट करेंगे, टॉ से। बात समझ में आ गई। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गैस क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या हुआ, औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, ठीक है, माध्य मुक्त पथ कितना क्या हुआ, और श्रांतिकाल क्या हुआ। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। यहाँ से आ गई बात समझ में कि नहीं आई, अगर आ गई तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, और नहीं आई तो फिर इसको रिपीट करता हूँ। बोलो, आ गई बात समझ में। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी यही आर्टिकल चल रही है, और इसमें आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग।
मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम सुना हुआ कभी? अनुगमन वेग, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यही अनुगमन वेग वैद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और इसलिए ये समझो कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, किसमें, वैद्युत चालन, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है, सपोज के लिए मेरे पास ये चाबी, ठीक है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, रैंडमली गति कर रहे हैं, लेकिन कोई नेट किसी एक पर्टिकुलर दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई धारा इस समय नहीं बह रही, ठीक है। अब ये सोचो कि हम इस धातु के टुकड़े के बीच, ये कोई धातु का टुकड़ा है, एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है। अब हम इसके सिरों के बीच में एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, चाहो तो आप जैसे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स लगाते हैं हमेशा एक की भी लगा देते हैं, कुंजी, ठीक है ना, और ये ये बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला सिरा बन जाएगा धन सिरा और ये हो जाएगा ऋण सिरा। अब हम सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे है, ध्यान रहे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धनायन है वो तो स्थिर है, धनायन क्या है, इसके बीच में जो धनायन है वो तो अपनी जगह पे, ठीक है ना। लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई, इन धनायनों से निकले हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये से निकला हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये से निकला हुआ मुक्त, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनायन तो अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर को गति करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक, इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जिसकी दिशा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई तो इधर को होगी। इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत क्या करेंगे, गति करेंगे। अब ध्यान से देखो, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों में पहले से उसमें ऊर्जा थी तो उसमें वेग था उसमें, और उसमें वेग कितना था, थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, कितनी बताई थी शुरू में भी, 10 की बहुत 5 मीटर पर सेकेंड, तो काफी हायर है, काफी उच्च वेलोसिटी से गति करता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक स्रोत जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बल, एक बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, क्या लगेगा, एक वैद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा F बराबर क्या होता है, F बराबर क्यू होता है ना, किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर क्यू। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो क्योंकि मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो F बराबर ई क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब ध्यान से देखो, जब किसी मूविंग पार्टिकल पे या गतिशील कण पे कोई बल लगता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण कितना होगा, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए से त्वरण उत्पन्न हो जाएगा ए बराबर F बटे एम, यानी इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब त्वरण उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, इसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में, तो इसको अब तेजी से भागना चाहिए था, गति उत्तर उत्तर बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए,
बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। तो अब इसका जो वेग होना चाहिए वो किस उसमें वेग से भी ऊपर हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना वेग तो उसमें पहले से है। अब त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, त्वरण के कारण हमेशा वेग क्या होता है, लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि इसका वेग नहीं बढ़ता है भाई। अभी मैं क्या कह रहा था कि इसका वेग बढ़ना चाहिए त्वरण के कारण, अभी कह रहा हूँ कि इसका वेग बढ़ता नहीं। लेकिन क्या होता है कि बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है, जितना कि इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, इतना ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब कितना होगा और क्यों नहीं बढ़ेगा, उसका कारण ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो बीच में आने वाले धनायनों से लगातार टकराता रहेगा। धनायनों से टकराएगा तो क्या होगा, अपनी ऊर्जा उस धनायन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और चूंकि ये आकर्षण बल के अधीन चल रहा है, लेकिन अब उसका डायरेक्शन, इस वैद्युत स्रोत को लगाने का एक फायदा ये होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सबका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में हो जाए, एक दिशा में हो जाए। इतना ही काम करता है। जो कि यादृच्छिक गति करते थे वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चूंकि ये बीच बीच में टकराता रहेगा, अपनी ऊर्जा किसको देता रहेगा, धनायन को देता रहेगा। और वो जो ऊर्जा प्रकट होगी भाई, ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराकर धनायन को देगा। और धनायन में जो ऊर्जा है ये जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होगी, ऊष्मा के रूप में। और इसीलिए आप अगर देखो कि किसी तार में लगातार कई देर तक विद्युत प्रवाहित होता रहे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तार गर्म हो जाता है। जैसे आप घरों में यूज़ करते हैं, जैसे रॉड यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, या फिर आप प्रेस यूज़ करते हो, सभी करते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो उसका तार कुछ देर बाद आपने देखा होगा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होता है। तो जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ने किसको दिया है, धनायनों को दिया हुआ। अब क्या होता है कि कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक स्रोत जो वैद्युत विभवांतर या फिर जो वैद्युत क्षेत्र हमने स्थापित किया था किसके बीच में, चालक के सिरों के बीच में, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग प्रदान करने में समर्थ नहीं होता। त्वरित जो धातु के टुकड़े के सिरों के बीच, टुकड़े के सिरों के बीच जो हमने क्या लगाया था, विभवांतर लगाया था। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमने विभवांतर उत्पन्न किया था, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, एक ही बात है, ठीक है। विभवांतर या वैद्युत क्षेत्र, ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं दे पाता है, त्वरित वेग प्रदान नहीं कर पाता, त्वरित वेग नहीं दे पाता है, उच्च त्वरित वेग नहीं दे पाता है, बल्कि त्वरित वेग प्रदान करने में असमर्थ रहता है, बल्कि क्या करता है कि उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर, यहाँ पे हम सूक्ष्म वेग प्रदान कर पाता है। त्वरित वेग प्रदान नहीं करता, बल्कि एक छोटा सा सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, और जिसका मान जो है लगभग, जिसका मान होता है 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इस वेग को क्या बोलते हैं, देखो त्वरित वेग प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि एक छोटा सा वेग प्रदान कर पाता है, जिसकी दिशा हमेशा उच्च विभव वाले सिरे की ओर होती है। तो अब इसका फायदा ये होता है कि जो यूनिफॉर्म वेग होगा भाई, छोटा सा, भले उसका मान कितना है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, ठीक है ना, इस वेग के कारण। और जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो है उसमें वेग पर ही क्या हो जाती है, उसमें
वेग पर अध्यारोपित हो जाती है या आरोपित हो जाती है, जो भी कहना चाहो, उसमें वेग पर ही आरोपित हो जाती है। अब क्या होगा कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है भाई, ये Vd लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, Vd बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ये जो है अध्यारोपित हो जाएगा आपके उसमें वेग पर। ठीक, तो अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो गति की दिशा होगी हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, ध्यान रहे, ठीक है। और जो धारा बहेगी, अब तार में एक धारा बहने लगती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहे हैं, तो अब चालक में क्या बहने लगती है, चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है, चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और जिसका मान अगर किसी चालक से होकर स्मॉल t सेकेंड में सपोज के लिए q कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो I बराबर क्या होता है, q बट्टे t एम्पियर, इतनी धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी चालक से होकर स्मॉल t सेकेंड में q कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो चालक में बहने वाली धारा q बट्टे t होती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ये हम शुरू आर्टिकल में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब आपको बता चुके हैं। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वैद्युत धारा के प्रवाह में। अनुगमन वेग क्या होता है कि अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच में वैद्युत विभवांतर उत्पन्न करते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा दें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धन सिरे की ओर यानी उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलने लगते हैं, ठीक, और बार बार अपने मार्ग में आने वाले धनायनों से टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही टक्कर मारते हैं उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है, फिर उस पर जो है विद्युत बल लगे F बराबर Q, फिर वो उस बल के कारण आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो त्वरण जो हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि एक सूक्ष्म वेग प्रदान कर पाता है उच्च विभव वाले सिरे की ओर, और उस वेग का मान होता है लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये पूछा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है, उसका मान कितना होता है, और अनुगमन वेग कैसे उत्तरदायी है विद्युत चालन के लिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो ये आज के आर्टिकल, बाकी कल देखते हैं, ठीक है।